हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। टुडे इज़ द डेट 20th ऑफ अप्रैल एंड आज हम द हिंदू को देखने वाले हैं कुछ मेन टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको आया है दैट इज़ न्यू ईयर 8 ईयर सेक्शन। वहाँ पे लगातार दो आर्टिकल्स हैव बीन कवरिंग द इजराइल प्रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद बिजनेस लाइन में दे हैव टॉक्ड अगेन, जो 10 ईयर सीरीज है उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडियन रेलवेज। तो इन सभी इशू को मुद्दे पर बात करते हुए वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी हॉलिस्टिक वीडियो। और जो सबसे बड़ा इस वीडियो का आज का होगा वो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जो रिसेंट ईरान का अटैक हुआ है वो एक हॉलिस्टिक व्यू में देखेंगे, ताकि आपको जो इजरायली और फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दोबारा कहीं से ना देखने में समझने में कोई दिक्कत हो, ना कहीं देखना पड़े, और उसको पूरे में टाइम लाइन पर देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइम लाइन ऐसा होगा कि यू विल बी एबल टू सी व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड। ठीक है, सो आज के अपने द हिंदू के एनालिसिस में जो सबसे पहला आर्टिकल हम चूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। और इस पर दो आर्टिकल आए हैं। एक आपका जो डायरेक्टली द हिंदू का होता है एडिटोरियल, वो आया है, एंड दूसरा और प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल आया है कि इजराइल टू स्टेट सॉल्यूशन। इसके बारे में सम रिसेंट परसेप्शन के बारे में इसमें उन्होंने बात किया है कि अलग अलग जो ऑथर्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका क्या परसेप्शन है इजराइल के और पैलेस्टाइन को लेके टू स्टेट सॉल्यूशन को। एंड उससे ज़्यादा ये आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This article, in this article, it is being talked कि थर्सडे को यूएनएससी में एक प्रपोजल आया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल आया था, जिस प्रपोजल के अंतर्गत इस चीज़ के बारे में बात की गई कि पैलेस्टीन को एक परमानेंट यूएन मेंबरशिप का स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, एंड 12 लोगों ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया। आउट ऑफ 15, 12 पीपल सपोर्टेड। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में जो ट्रेजेडी वो ये हुई कि यूएस ने वीटो कर दिया। वीटो मतलब कि चूंकि यूएस परमानेंट मेंबर है, तो यूएस के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रपोजल को वीटो कर सकता है। उसने एक बार मना कर दिया, प्रपोजल पास नहीं होगा। और यूएस का ये कहना है कि यूएन पैलेस्टीन को यूएन का फुल मेंबरशिप देने के लिए हम यूएन के इस प्रोसेस को फॉलो न करके दोनों पार्टीज़ के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, अगर आपस में नेगोशिएशन करके तो उसके थ्रू ये यूएन का मेंबर बने। डायरेक्टली हम ना अवार्ड करके पहले ये दोनों आपस में सुलझा लें मैटर को, उसके बाद वो यूएन का फुल मेंबर बने। और इसी बात को लेके द हिंदू के एडिटोरियल में बात की गई कैसे यूएस का जो ये सोच है, ये थिंकिंग है कि इन दोनों के बीच में मैटर सुलझाने के बाद इनको परमानेंट स्टेटस मिलेगा। सो ये कैसे फ्लॉड अप्रोच है, मतलब ये अपने आप में ही गलत है। और यूएस कैसे माइट इज राइट को प्रमोट कर रहा है, यूएस कैसे माइट इज राइट को प्रमोट कर रहा है कि जो पावरफुल हैं उनकी बात सुनी जाएगी। सो इसी संदर्भ में ये आर्टिकल, लेकिन इस आर्टिकल को हॉलिस्टिकली समझने से पहले, इस आर्टिकल जो बात की गई उसको समझने से पहले, इसमें कई सारी बातें ऐसे की गई हैं जिसके लिए आपको पूरा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय अल्जीरिया वाज वन ऑफ द स्टेप एट वर्ल्ड इन 1947। उसके बाद इन्होंने 1949 में भी बात किया थी। ये सारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, और इन हिस्टोरिकल लिंकेजेस को समझे भी ना, इस आर्टिकल को समझना बहुत ही मुश्किल है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो ये हमारी टाइम लाइन है, दिस इज आवर टाइम लाइन, जिसपे हम इसके पूरे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को हम एक टाइम लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है AD 71 से। AD 71 से पहले मोस्टली आपके ज्यूज़ और यहूदीज़ इस वाले रीजन में, पैलेस्टाइन वाले रीजन में रहा करते थे। AD 71 में रोमन एम्पायर का वहाँ पे वर्चस्व जमा, और रोमन एम्पायर ने जितने भी यहाँ पे ज्यूज़ थे उन सभी को इस पर्टिकुलर क्षेत्र से भगा दिया। सो मोस्टली जो ज्यूज़ थे वो आपके वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे गए, मोस्टली यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गए, और बहुत ही माइनस्कुल प्रोपोर्शन स्टेट बैक। ठीक है, उसके बाद जब अपना 19वीं मतलब 20वीं सेंचुरी में
20th सेंचुरी ये ज्यूस पीपल हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे अलग अलग देशों में. सो दे डिसाइडेड कि यार हमें अपना अपना होमलैंड चाहिए, हमें अपना होमलैंड चाहिए, हमें अपना वापस अपनी कंट्री को तैयार करना है. सो दो ऑल प्लान वी शुड गो बैक टू इज़राइल, पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में वी शुड गो बैक और हमें अपना वहाँ पे क्रिएट आवर ओन होमलैंड. और ये जो थिंकिंग थी, जो सोच को फैलाया जा रहा था और धीरे धीरे विश्व के अलग अलग जगहों से ज्यूज़ को आपको इज़राइल वाले क्षेत्र में बुलाया जा रहा था. सो इस पूरे मूवमेंट को कहा गया जियोनिस्ट मूवमेंट. जियोनिस्ट मूवमेंट. और अभी भी मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं फैला है. अभी इसका पेनिट्रेशन, अभी इसका रीच बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है. देन 1917 में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा. यहाँ से मेन कहानी शुरू हुई. इस समय आपको वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा. और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का रूल है. कहाँ पे? पैलेस्टाइनियन क्षेत्र पे. अब ऑटोमन एम्पायर आपका वहाँ पे हारने वाला है. वहाँ पे आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैंडेट मिल जाता है. इसको आप याद करके देख सकते हैं कि ये खलीफत मूवमेंट जो अपने आप हुआ, तो खिलाफत मूवमेंट से लिंक करके देख सकते हो. ऑटोमन एम्पायर वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, सो यू विल बी इजली एबल टू रिकॉल. सो यहाँ पे आपका ऑटोमन एम्पायर को हटा के इस पे ब्रिटिश का मैंडेट आ गया. और 1917 में 2 नवंबर 1917 में आर्थर बाल्फोर, जो कि उस समय के आपके ही वॉज सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम यहाँ पे ज्यूज़ को इज़राइल में बसाने के लिए फेवर को हम सपोर्ट करते हैं. ब्रिटिश सपोर्ट फॉर नेशनल होम फॉर जूइश पीपल. और इन्होंने ये बाल्फोर डिक्लेरेशन इसलिए हुआ था. बाल्फोर, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, बाल्फोर वॉज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश. सो ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको ज्यूज लोगों का सपोर्ट चाहिए था. ठीक है. और ये उन्होंने बोला कि चूंकि अब ये मैंडेट वाला रीजन इज कमिंग अंडर द ब्रिटिशर्स, सो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग कि यहाँ ब्रिटिशर्स वापस जाएं, ज्यूज जाएं इज़राइल में, और इज़राइल में जाके दे क्रिएट आवर होमलैंड. और एक तरह से जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुडविल. जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ के मेंबर्स ने इनको अपोज किया कि नहीं, हम यहाँ पे जूइश स्टेट को नहीं बनने देंगे. 1920s to 1940s वाला पीरियड था, जिस पीरियड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन आना शुरू हुआ जूइश लोगों का आपके इज़राइल वाले, पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में. इसके पीछे 2-3 कारण थे. सबसे पहला कारण था कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये जो क्षेत्र था, जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, वो कम्प्लीटली ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आ गया. अभी ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आने के कारण यहाँ पे जो लॉ एंड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज कम्प्लीटली ब्रिटिश. और बाल्फोर डिक्लेरेशन में हमने देखा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटिश ने ज्यूइश स्टेट को, जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था. सो जब यहाँ पे ब्रिटिश के मैंडेट के अंदर क्षेत्र आ गया, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना शुरू, क्योंकि ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनके फेवर में था. सो फर्स्ट रीजन कि ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आ गया. सेकेंड व्हाट हैपेंड इन यूरोप, देयर इज राइज ऑफ हिटलर, नाजी, एंड नाजी वेर कंप्लीटली अगेंस्ट जूइश. सो ये हॉलोकास्ट से बचने के लिए दे स्टार्टेड जल्दी यहाँ से जितना जल्दी हो सके अपने होमलैंड चलते हैं. तो इस पीरियड में अगेन माइग्रेशन का फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा जीवियस पीपल आना शुरू किए. एंड थर्ड, जो अपना भी जिसमें बात की जियोनिस्ट मूवमेंट का, तो जियोनिस्ट मूवमेंट इस दौर में जियोनिस्ट मूवमेंट का जो रीच था, स्प्रेड था, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से लोगों में, यहूदियों में, ज्यूज़ में फैलना शुरू हुआ. सो इन सभी फैक्टर्स के कारण 1920 से 1940 के बीच में पैलेस्टाइनियन रीजन में इजरायली का, ज्यूज़ का
जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। आप समझ सकते हो 1920 में दे वर हैविंग ओनली 60,000 एंड 1948 पहुंचते पहुंचते दे रीच्ड अराउंड 6 लाख पॉपुलेशन। सो दिस इज हाउ दे वर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड इसी वेरियस फैक्टर्स वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इन 1947 यूनाइटेड नेशन कम अप विद अ प्लान कि जो ये पैलेस्टीनियन रीजन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन पार्ट विल बी जो आपके पहले से लोग रह रहे हैं अरब मुस्लिम्स, उनका होगा। सेकंड विल बी जो आपके ज्यूज़ हैं उनका होगा। देयर विल बी 2 स्टेट एंड जो ज्यूइश स्टेट होगा, जो ओवरऑल एरिया है उसका 55% जोग्राफिकल एरिया उनके हाथ में होगा, और जो रिमेनिंग 45% है वो आपके अरब मुस्लिम्स हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा जो जेरूसलम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दैट रीजन। जेरूसलम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दैट रीजन, हियर यू कैन सी। सो चूँकि ये इसका बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक सिग्निफिकेंस है, तो ये बोला गया कि जो जेरूसलम वाला क्षेत्र है इसको अपन इंटरनेशनल कंट्रोल में रखेंगे, इसको इंटरनेशनल कंट्रोल रखेंगे। सो ये प्रपोजल दिया यूनाइटेड नेशन ने, एंड इस प्रपोजल को इजराइल तो एक्सेप्टेड, बट जो अरब कंट्रीज थे दे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। एंड यूएन के इस प्रपोजल को ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज फेवर्ड, सपोर्टेड, ठीक है। एंड दिस प्रपोजल वॉज गिवन। यूएन ने एक स्पेशल अपनी टीम बनाई थी, कमेटी बनाई थी। नेम दैट कमेटी वॉज दैट यूएन यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन, स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन करके एक कमेटी बनी थी। सो व्हाट हैपेंड, फाइनली दिस प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेड। Then in 1948 what happened कि अब ब्रिटिश का मैंडेट ख़त्म होने वाला था, ब्रिटिश का मैंडेट यहाँ पे ख़त्म होने वाला था। और चूँकि इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, अरब वालों ने जो यूएन का प्रपोजल था उन्होंने इस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। सो इन 1948 जब आपका ये मैंडेट ख़त्म होने वाला है, उसी टाइम पे जो जेविस लीडर थे, ज्यूज़ के लीडर डेविड बेन गुरियन, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे ब्रिटिश का मैंडेट है नहीं, तो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सो इन फाइनली 1948 Israel, state of Israel was declared। और जैसे ही स्टेट ऑफ इजराइल वॉज डिक्लेयर्ड, इमीडिएटली इसके ऊपर जो अगल बगल पड़ोसी अरब स्टेट्स थे लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये इजिप्ट है सर आपका, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सबों ने इस पे अटैक कर दिया। इधर से इराक भी, सीरिया के पीछे इराक है, सबों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। एंड दे ऑल फेल्ड कि यार इजराइल को तो हराना बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड इजराइल हर तरह से देखा जाए तो मिलिट्री वाइज और नंबर वाइज इट वाज वेरी वेरी वीक, बट इनके पास चूंकि ये बहुत ही डेस्परेट है, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो यू बिकम वेरी वेरी डेस्परेट। सो व्हाट दे हैपेंड, इस वार में फाइनली इजराइल बिकम विक्टोरियस। इजराइल ने किसी तरह से अपने आप को मैनेज करने में सक्षम रहा। और इनफैक्ट जो 55% एरिया दिया गया था इजराइल को और 45% फ़लस्तीन को, इस 45% में भी 78% एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड इजिप्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गाजा स्ट्रिप। सो इस वार में ये वाले पार्ट को
इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये वाला पार्ट कहा जाता है वेस्ट बैंक, अभी बताऊंगा उसको वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता। दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक। इसको ले लिया जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में, क्योंकि यहाँ पे कंट्री जॉर्डन है, इसको जॉर्डन ने ले लिया अपने कंट्रोल में। एंड जो सबसे बड़ा जिनको जिनको भुगतना पड़ा, दे वर द लोकल पॉपुलेशन पैलेस्टाइनियन पीपल। दे ऑलमोस्ट 7 लाख से 9 लाख के आसपास के बीच में पैलेस्टाइनियन पीपल अलग अलग क्षेत्रों में एज रेफ्यूजी बनकर रहना शुरू कर दिए। और इस घटना को 1948 की घटना को अरब में एक शब्द यूज किया जाता है अरबिक में, अल नकबा। इसका मतलब होता है द ग्रेट कैटास्ट्रॉफ, मतलब अल हलाल, जलजला, ठीक है, इन अरबिक। सो 1948 में इस वार के बाद इजराइल बिकम योर कंप्लीट स्टेट, तो फुल कंट्री बन चुका है। एंड इसी वार के बाद 1949 में इजराइल ने साइन किया अग्रीमेंट। इजराइल साइन द अग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, जिसमें जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक, जॉर्डन के साथ में वेस्ट बैंक वाला जो एरिया था जिसको जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, उस एरिया के साथ में ये इस बात को ये एग्रीमेंट हुआ कि ये जो जॉर्डन रिवर है, ये जॉर्डन रिवर है और ये आपको डेड सी है। सो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट बैंक, जो इनका पश्चिमी किनारा है, वेस्ट बैंक, ये आपका जॉर्डन के कंट्रोल में रहेगा। और इसमें आपका जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम और जो जेरूसलम सिटी का जो पूर्वी भाग दे दिया गया जॉर्डन को, पश्चिमी भाग मिला आपको इजराइल को, ठीक है। और इजिप्ट ने जो ये गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप कंट्रोल कर ली, और यही लाइन मोर और लेस बन गई आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री इजराइल की इन 1949 में। सो ये स्थिति सब आपकी बनी हुई है। फिर व्हाट फर्दर हैपेंड, इसी बीच में 1950 के दशक में दौर में अरब नेशनलिज्म का राइज बहुत तेजी से होना शुरू। जितने भी आपके अरब कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज स्टार्टेड asserting themselves. Nasir was your president of Egypt. नासिर वॉज द लीडर ऑफ इजिप्ट, और वो काफ़ी ज़्यादा अरब नेशनलिज्म को लेके प्रभावी लीडर बन के उभरे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो सुएज कैनाल क्राइसिस 1956 से पहले सुएज कैनाल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि सुएज कैनाल उन्हीं ने बनवाया था। सो 1956 में नासिर ने इसको कर दिया नेशनलाइज। सो ये वो पीरियड था जब आपका जो अरब मुस्लिम्स हैं, उनकी भावनाएं, उनका जो कॉन्फिडेंस, उसका इमोशन पीक पे था। ठीक है सर। एंड 1964 जो पैलेस्टाइनियन लोग थे, दे फॉर्म्ड पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, and PLO was said कि PLO will be the umbrella organization to centralize the leadership of Palestinian people, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग छोटे छोटे ग्रुप थे, उन्हीं सभी ग्रुप को मिला के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड। और इसका मेन उद्देश्य था इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को स्टैब्लिश करवाना। जिस तरह से इजराइल ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट बन के इमर्ज हो चुका, उसी तरह से पैलेस्टाइन भी इमर्ज हो जाए। एंड इट्स लीडरशिप इन 1969, इट्स लीडर बिकेम यासिर अराफात।
वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर पैलेस्टाइन मूवमेंट का, ही इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर, यासिर अराफात। ठीक है। एंड बेसिकली इन्होंने हर तरह से हर कोशिश की थी, डिप्लोमेसी से लेके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, मिलिटेंसी। ठीक है, मतलब आर्म्ड स्ट्रगल। सो 1964 में आपकी पीएलओ बन जाती है। और चूंकि जस्ट मैंने बताया कि अरब नेशनलिज्म इस समय पीक पे था, सो जो कॉन्फिडेंस था, दैट कॉन्फिडेंस अगेन, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस अगेन सब जितनी भी अरब कंट्रीज दे प्लान्ड कि इजराइल में फिर अटैक करते हैं, इसको चलो इसको इसकी औकात बताते हैं। सो इन जून 1967 another attack happened on Israel। और इस बार में एक्चुअली क्या हुआ कि इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। एंड व्हाट इजराइल डिड, इजराइल उन लोगों को अटैक करने से पहले इजराइल ने खुद अटैक कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इजराइल गॉट बेनिफिट। इजराइल ने इजिप्ट के जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह थे, जितने फाइटर प्लेन्स वगैरह थे, दे ऑल गॉट, सबको उसने तहस नहस कर दिया। फाइनली इस 6 डे वार में अगेन इजराइल बिकम विक्टोरियस। और ये 6 डे वार 1967 का वार इस सबसे बड़ा जो कहते हैं ड्रामेटिक चेंज, वो ड्रामेटिक चेंज लेके आया। वो ड्रामेटिक चेंज लेके आया कि जो अभी तक जो पूरा टेरिटरी का जो कंट्रोल था इजराइल का, वो और बढ़ गया। अब इजराइल नाउ कंट्रोल द इंटायर वेस्ट बैंक। जॉर्डन से इसने पूरा पूरा वेस्ट बैंक बोला चलो भैया अब निकल लो तुम यहां से, ये हमारा हो गया। दिस गाजा स्ट्रिप जो पहले इजिप्ट कंट्रोल में था, ये भी इससे ले लिया गया। और एक सीरिया में एक स्पेस छोटा सा जगह है, दैट इज कॉल्ड गोलन हाइट्स। ये भी कैप्चर कर लिया। एंड ये जो पूरा पूरा सिनाई पेनिनसुला है, और ये पोर्ट एलाट, ये चूंकि पोर्ट एलाट इजिप्ट का पार्ट होता था, गल्फ ऑफ अक्वाबा, पोर्ट एलाट इज पार्ट ऑफ इजिप्ट। ये पूरा एरिया भी कैप्चर कर लिया इजराइल ने। So, and these new areas were called occupied territory। occupied territory। और अभी तक ये सारे एरिया इजराइल के कंट्रोल में है। Then in November 1967 जस्ट इस 6 डेज वार के ठीक कुछ दिन बाद यूनाइटेड नेशन ने, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 242 पास किया, जिसमें इजराइल को बोला कि आपने जितने भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी आपने कैप्चर किया है, वहाँ से अपने सभी आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुलाइए, और वहाँ पे अपने सारे क्लेम्स को, जो भी आपने क्लेम उस पर रखा है कि हमारी टेरिटरी है, सारे क्लेम्स को आप हटाइए। इजराइल नहीं मारा। एंड इस वार होने के बाद इजराइल ने वहाँ पे अपने सिविलियन लोगों को बसाना शुरू किया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, जो जॉर्डन के साथ था। एंड दिस सेटलमेंट्स विच आर कंसिडर्ड इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये सबसे बड़ा इशू बन गया आपका पीस निगोशिएशन में। चूंकि इजराइल ने इस पूरे टेरिटरी को हथियाने के बाद, वहाँ पे सिविलियन लोगों को बसाने के बाद, सो मुद्दा ये बन रहा है कि यार यहाँ से वी नीड, सबसे पहले आपने लोगों को हटाओ, टेरिटरी को फ्री करो, उसके बाद हम पीस नेगोशिएशन करेंगे। और इजराइल उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और इस वार के बाद पैलेस्टाइनियन लोगों में जो नेशनलिज्म की भावना थी, अपने क्षेत्र को लेके, अपने पैलेस्टाइनियन रीजन को लेके, वो और एक्टिव हो गई और एक्यूट हो गई। एंड पीएलओ के और बेनिफिट मिला। पीएलओ का जो लोगों में पकड़ थी और मजबूत होती चली गई, और पीएलओ स्टार्टेड लॉन्चिंग गुरिल्ला अटैक्स अगेंस्ट इजराइल।
और इस गुरिल्ला अटैक में व्हाट दे यूज टू डू, ये आपका जॉर्डन है, यहाँ पे लेबनान है, और जॉर्डन और लेबनान से दे यूज टू अटैक, गुरिल्ला अटैक इजराइल पे। बट इंटरनेशनल रिएक्शन भी यहाँ पे इसराइल के फेवर में नहीं था, बिकॉज दे न्यू कि इसराइल ने जब उनके टेरिटरी कैप्चर किया हुआ ये जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, सो मोर और लेस नो वन सपोर्टेड इसराइल 1967 के बाद, सपोर्ट इन द सेंस कि पब्लिकली। एनीवे आपको रिमाइंड करा दूं कि यूएस शुरू से ही इसराइल का बहुत बड़ा कट्टर सपोर्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे 1967 में कंप्लीटली जो यहाँ का टेरिटोरियल नक्शा है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। देन अगेन इन 1973 अरब कंट्रीज अगेन प्लान, इस बार एक बार फिर अटैक करते हैं इसराइल पे। और यहूदियों का, ज्यूज का एक फेस्टिवल होता है दैट इज कॉल्ड यॉम किपुर। ये एक फेस्टिवल हो रहा था यॉम किपुर, जिसको डे ऑफ एटोनमेंट भी बोलते हैं, डे ऑफ एटोनमेंट भी बोलते हैं। सो इजिप्ट और सीरिया ने प्लान किया कि सरप्राइज अटैक करते हैं इसराइल पे, क्योंकि इसराइल इस समय पे तैयार नहीं होगा अटैक के लिए, क्योंकि सब लोग अपने हॉलीडे में व्यस्त होंगे। और 6 अक्टूबर 1973 योर वॉर हैपेंड स्टार्टेड। जो सीरियन फोर्सेस थे, जो सीरिया की फोर्सेस थी, वो गोलन हाइट्स पे जो इजराइल की फोर्सेस उसको अटैक किया सबसे पहले यहाँ पे। और जो इजिप्शियन फोर्सेस थी सुएज कैनाल से ये सिनाई पेनिनसुला है, इन सभी एरिया पर अटैक किया। और इनिशियली बिकॉज इजराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, सो दे गॉट बेनिफिट। सो इजराइल, ये इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला में भी अच्छी पकड़ मिल गई, और इधर सीरिया को गोलन हाइट पर अच्छी पकड़ मिली, क्योंकि सरप्राइज अटैक था। सो इनिशियली इजराइल वाज नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड, बट कुछ ही दिनों के बाद, इनिशियल सेटबैक के बाद, इजराइल ने अपने फोर्स को तुरंत मोबिलाइज किया, काउंटर अटैक किया, एंड इन सिनाई पेनिनसुला दे इमीडिएटली कैप्चर्ड, उसने इन वापस सिनाई पेनिनसुला अपने कैप्चर में लिया। एंड इधर गोलन हाइट्स को भी सीरिया वालों को वहां से हटाया। सो दिस टाइम दे हैव रियलाइज्ड, इजिप्ट ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये वी आर नॉट थ्रू वार, वी आर नॉट गोइंग टू, बहुत ज़्यादा हम इजराइल के साथ में सिचुएशन अच्छी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इजिप्ट भी नॉर्मल हुआ। सो इस 1979 में इजराइल एंड इजिप्ट साइंड ए पीस ट्रीटी, दे साइंड ए पीस ट्रीटी। एंड ये बहुत बड़ा चेंज था। दिस ट्रीटी वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट, पर्टिकुलरली द कैंप डेविड अकॉर्ड्स, जो समय यूएस के प्रेसिडेंट है 1978 में जिमी कार्टर ने कैंप डेविड अकॉर्ड के थ्रू इजराइल और इजिप्ट पीस ट्रीटी को करवाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया। एंड दैट टाइम इजरायली प्राइम मिनिस्टर वाज मेनकामिन बेजीन एंड इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदत, दोनों मिले कैंप डेविड एंड जिमी कार्टर वाज आल्सो देयर। सो फाइनली ए ट्रीटी वाज साइन। दिस ट्रीटी को 26 मार्च 1989 में ट्रीटी साइन की गई थी। इसके बहुत सारे प्रोविजन, सबसे पहला प्रोविजन था कि इजराइल ने बोला कि सिनाई पेनिनसुला से जो भी हमारे मिलिट्री पर्सन्स हैं, जो हमारे सिविलियन पर्सन्स हैं, जिसको उसने 1967 में कैप्चर किया था, उन सभी को मैं वहाँ से हटा लूँगा। सेकेंड,
इजिप्ट ने बदले में बोला कि ठीक है, मैं इजराइल के साथ फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हूं, और इजराइल अपना आराम से वहां से एग्जिट करे सिनाई पेनिनसुला से। एंड इस बात को भी इसको बोला कि सुएज कैनाल के थ्रू इजराइल के शिप को हम पास करने का अलाउ करते हैं। ठीक है, सो दिस इजिप्ट और इजराइल के बीच में समझौता के बाद इजराइल ने धीरे धीरे वहां से सिनाई पेनिनसुला से निकलना शुरू किया, और जो बाकी अरब कंट्रीज थी दे वर नॉट हैप्पी। तो 1979 में इस अरब लोगों को लगा कि इजिप्ट ने हमारे साथ धोखा किया है, इजिप्ट बिट्रेड अस। ठीक है, एंड देन अगेन 1987 1993 ए पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, एक तरह से रिवॉल्यूशन हैपेंड अगेंस्ट इजराइल। लॉट ऑफ स्ट्राइक्स, वायलेंस, प्रोटेस्ट। 1987 से लेकर 1993 तक लगातार ये मूवमेंट प्रोटेस्ट बना रहा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटिफाडा। And this intifada was various factors that led to the rise of this intifada. And mainly जो इनका मेन पर्पस था कि इजराइल को यहाँ से हटाओ, we will establish our own kingdom. And Israel responded to intifada by combination of military forces and economic pressures. लोगों को वहाँ पे sanctions लगवा दिए, मिलिट्री के पास तो प्रेशर था ही, मिलिट्री के थ्रू they started crumbling that movement. ठीक है, सो फाइनली 1993 एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया। इजराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अकॉर्ड हुआ नॉर्वे में, ऑस्लो, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्लो अकॉर्ड्स। दैट इज कॉल्ड ऑस्लो अकॉर्ड्स। And this accord established a framework for 5-year interim period of Palestinian self-rule in West Bank and Gaza and mutual recognition between Israel and PLO. मतलब ये जो गाजा था और जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे टेरिटोरियल फुल कंट्रोल तो इसराइल का ही रहेगा, बट ये सारे एरिया जो होंगे वो एरिया आपके सेल्फ कंट्रोल वाले रीजन होंगे, जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन लोग कर सकते हैं। ओवरऑल सोवरेनिटी जो होगी इसराइल की होगी। 5 साल के बाद हम देखेंगे किसमें और बाकी जो अपने टेरिटरी बाकी जो इश्यूज हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इनफैक्ट ऑस्लो अकॉर्ड में किसी ने भी बहुत ज़्यादा कोर इश्यूज को कूदने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगा कि भाई ऐसा ना हो कि अपन इस कोर इशू को कूद दे तो जो भी अभी पीस आर्ग्यूमेंट हमारे पास होने वाला वो भी ना हो। और 1993 तक इस बात को समझ में आ गई थी लोगों को कि वार के थ्रू हम इजराइल के साथ जीत नहीं पाएंगे, प्लस वार इज नॉट अ सॉल्यूशन। और इजराइल को सपोर्ट है आपका यूएसए का, तो सो इजराइल के पास अम्यूनिशन वगैरह की कमी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इजराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसकी जो मोसाड जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज़ वर्ल्ड नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी वर्क। सो इसराइल से जीत पाना संभव नहीं। सो दे ऑल रियलाइज कि किसी तरह से पीस निगोशिएशन पे आया जाए। बाकी अरब कंट्री भी समझ गए थे। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उस समय और भी चीज़ें चल रही थी, लाइक अभी 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो चुका है, अभी आपका इराक वार हो चुका है, ईरान इराक वार। सो ऑल दिस थिंग्स लेके दे ऑल रियलाइज कि वी विल हैव, लेकिन अभी भी दोनों साइड से जबकि एक्सट्रीमिस्ट रूलर हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, दोनों को लग रहा है कि नहीं, एक को लग रहा है कि पैलेस्टाइनियन वालों को सेल्फ रूल का जो पावर मिला है वो पैलेस्टाइनियन लोगों के साथ में इनजस्टिस है, उनको फुल स्टेट का राइट मिलना चाहिए। और जो इजराइल के साइड से एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको लग रहा है कि भाई आपने कैसे दे दिया, आपने पैलेस्टाइनियन को सेल्फ रूल करने का पावर आखिर दे कैसे दिया। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पैलेस्टाइनियन जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप लाइक हमस
दे स्टार्टेड कंटिन्यूसली अटैकिंग, और इस तरह से धीरे 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 दिस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड इंटिफाडा। एंड सेकेंड इंटिफाडा ने सितंबर 2000 में स्टार्टेड। इट हैपेंड, ये हुआ यूं था कि इसका पीछे जो उस समय की घटना ये थी कि जेरूसलम अभी के जो एग्रीमेंट के बाद, हमारे जो एग्रीमेंट होने के बाद, जो ये जेरूसलम वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को कैपिटल इन्होंने घोषित कर दिया इजराइल वालों ने। एंड वहां पे एक टेम्पल है, टेम्पल माउंट अल अक्सा कंपाउंड इन जेरूसलम में एक टेम्पल माउंट है जो कि होली साइट है बोथ ज्यूज एंड मुस्लिम। एंड दैट टाइम जो वहां के इजरायली अपोजिशन लीडर एरियल शैरोन ने यहाँ पे विजिट किया विथ फुल फोर्स के साथ में। एंड दिस क्रिएटेड इमीडिएट स्पार्क एंड वेरियस Palestinian militant group like Hamas and Islamic Jihad, they carried out numerous suicide bombing। अब बहुत ज़्यादा सिविलियन, जो इजरायली सिविलियंस, उनको टारगेट करना शुरू किया। एंड दिस सेकेंड इंटिफाडा, जो भी चांसेस थे पीस वगैरह, पीसफुल सॉल्यूशन के, दे ऑल खत्म हो गए। इजराइल रिस्पॉन्डेड अगेन अपने स्टाइल में, इजराइल रिस्पॉन्डेड टू पैलेस्टाइनियन अटैक इन लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, दोनों में इसने बहुत ज़्यादा फिर से मिलिट्री रिस्पॉन्स लिया। जो भी पैलेस्टाइनियन सिटीज थी जिन पर बोला था कि आपको सेल्फ रूल करने को दिया जा रहा है, वो सारे वापस ले लिए। एंड 2002 में इजराइल बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेपरेट बैरियर इन वेस्ट बैंक। ऐसे ये बोला कि हमें चूंकि पैलेस्टाइनियन लोगों से सिक्योरिटी खतरा है, जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, तो इसलिए हम बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस बाउंड्री बिकम वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। जिस बाउंड्री के कारण लोगों के माना था इजराइल ने पैलेस्टाइनियन क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना शुरू कर दिया है। इन 2005 व्हाट हैपेंड देन फर्दर, इन 2005 इजराइल बिना किसी कहे हुए अपने आप स्टार्टेड गाजा स्ट्रिप से अपने सारे फोर्सेस को और जो अपने सिविलियन लोग थे उनको बुलाना वापस शुरू कर दिया 38 साल के बाद। एंड दिस विथड्रॉवल इज नोन एज डिसएंगेजमेंट प्लान। इसका पर्पस यही था कि इजराइल ने भी इस बात को समझा कि हमें पैलेस्टाइनियन के साथ अपने संबंधों को सुधार करने की ज़रूरत है, और इजराइल की सिक्योरिटी को भी सुधारने के लिए हमें गाजा स्ट्रिप से हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। और इसी बीच में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड यूएन, इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे में 4 बड़े प्लेयर हैं, यूएसए, रशिया, यूएन एंड यूरोपियन यूनियन, जिन चारों को एक साथ बोलते हैं क्वार्टेट। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जाए। एंड 2003 में दे केम अप विद द रोड मैप फॉर पीस। ठीक है, लेकिन फाइनली नथिंग केम आउट। अभी का सिचुएशन ये है कि जो आपके इजरायली हैं, दे स्टिल कंटिन्यूइंग द पोजीशन जो उनको 1967 के वार के बाद जो उन्होंने कैप्चर किया था, दे स्टिल कंटिन्यूइंग। सिर्फ सिनाई पेनिनसुला दे हैव गिवन बैक।
अभी उसी 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 के प्रोटेस्ट में अभी आपको 7 अक्टूबर को हमस जो वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल पर अटैक किया, और इसराइल पर अटैक करने के बाद इसराइल ने उसके बाद इसराइल स्टार्टेड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन, और मिलिट्री ऑपरेशन अभी तक चल रहा है एंड ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन पीपल डाइड। इसराइल किसी की नहीं सुन रहा। इनफैक्ट यूएनएससी ने सीज फायर करने के बोला, इसके बावजूद इसराइल किसी की नहीं सुन रहा। एंड चूंकि यूएस का सपोर्ट है, सो यूएस का सपोर्ट होने के कारण इसराइल इज एबल टू कंटिन्यू विथ होल्ड एनी प्रेशर, जिसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रेशर को अपहोल्ड करने में तैयार है। और अभी रिसेंट एक नया ट्विस्ट आया कि इसराइल पे ईरान ने भी अटैक कर दिया, चूँकि इसराइल ने दमिश्क में अटैक किया था ईरान के कॉन्सुलेट को, जो कि मैंने सेपरेट वीडियो डिस्कस किया है। सो अभी इसराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। और लेबनान में, ये जो लेबनान है, लेबनान में देयर इज अ स्मॉल ग्रुप हिजबुल्लाह, और ये हिजबुल्लाह को ईरान करता है फंडिंग, और ईरान के फंडिंग करता है सीरिया के थ्रू, इन लोगों को आर्म्स वगैरह पहुंचाता है। और हिजबुल्लाह जो नॉर्दर्न इसराइल इस पर अटैक करता है। सो इन सभी कारणों से माहौल गर्म है, एंड देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। एंड द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि इन दोनों कंट्री को आपको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। देयर शुड बी अ टू स्टेट सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन, जो कि आपके इस आर्टिकल में ये बात की गई है टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में। इस आर्टिकल में यही बात की गई कि अभी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में से 12 लोगों ने इस बात के फेवर में है कि पैलेस्टीनियन को परमानेंट मेंबरशिप का स्टेटस दे दिया जाए। यूएस ने वीटो कर दिया। अब यूएस का ये कहना है कि चूंकि हम इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल या फिर यूएनजीए के प्रपोजल के थ्रू नहीं, बल्कि इसराइल और पैलेस्टीनियन दोनों आपस में बात करके इस मामले को सुलझा लें, तब हम यूएन के मेंबरशिप उसको दे देंगे। और ये कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम पैलेस्टाइनियंस को फुल स्टेट का दर्जा नहीं लेने देंगे। सो यूएस जो कह रहा है कि दोनों के बीच में एक पहले नेगोशिएशन हो जाए, दोनों आपस में सुलझा ले, दोनों स्टेट का दर्जा इजराइल मान ले, उसके बाद यूएन के थ्रू देंगे। सो ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है। एक तरह से आप इस चीज़ को होने ही नहीं देना चाह रहे हो। सो इन दिस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात कही गई है कि इजराइल जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, ऐसा न हो कि इजराइल के साथ साथ यूएस भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठे। एंड इजराइल का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम इस समय पैलेस्टीनियन को दे देते हैं फुल मेंबरशिप यूएन का, सो हमस ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को, एक तरह से उस अटैक को हमने रिवार्ड कर दिया। सो रिवार्ड करना एक सही नहीं है। बट इस समस्या को इतने छोटे नैरो एंगल्स न देख के एक बड़े एंगल से देखा जाए, जिसमें इस बात को समझा जाए कि फ़लस्तीन के इशू को सिर्फ वार के थ्रू सॉल्व कभी नहीं किया जा सकता है। आज भी इतने 6 महीने से ज़्यादा से वार इज़ हैपनिंग, और हमस कहीं से ख़त्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट इज़ राइजिंग, अब ईरान भी इसमें कूद गया, हिजबुल्लाह, हौथी इन यमन, वो सारे कूद गए, तो वार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। सो इट नीड्स अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज़ ओनली टू स्टेट सॉल्यूशन, कि दोनों कंट्री को अपना, दोनों, इजराइल के पास अपना स्टेट है ही, पैलेस्टीनियन को भी अपना स्टेट चाहिए। दे ऑल्सो नीड देयर ओन स्टेट। और इसको स्टेट को यूएन के थ्रू और जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनके थ्रू मीडिएट करके फ़लस्तीनियन को भी स्टेट दिलवाइए और उनको फुल यूएन मेंबरशिप मिले। और इस चीज़ के बीच में इंटरनेशनल, कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल यूएन मॉनिटर्ड यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश्ड रहे, सो दैट फिर सिचुएशन ख़राब ना हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ एंड दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसको बहुत सारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस से दैट आई ट्राई टू कवर, उससे कुछ ये छूट गई हूँ, क्योंकि इशू इतना बड़ा है
सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल द इंटायर जैसे कि म्यूनिक ओलंपिक्स में जो इजरायली पॉपुलेशन के ऊपर अटैक किया गया था, इजरायली खिलाड़ियों के ऊपर हमास ने करवाया था, वो सभी चीज़ मैंने कवर नहीं कर पाया. बट एनी वे आई ट्राई टू कवर हॉलिस्टिकली थ्रू द और टाइम लाइन कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन चीज़ें हुई हैं. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट योर कंक्लूजन ऑलवेज शुड बी टू स्टेट सॉल्यूशन. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल ऑन इंडियन रेलवे. इससे पहले हमने एक आर्टिकल और कवर किया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में. एंड कंबाइनिंग दिस टू आर्टिकल, आपका इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ मोरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडियन रेलवे वाला जो सेगमेंट है वो आपको कंप्लीट पूरा हो जाएगा. इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि कोई बड़ी पॉलिसी मेजर अनाउंसमेंट हो या फिर कोई बहुत बड़ी करंट इवेंट्स में घटना हो. अदरवाइज दिस इज होल कंप्लीट कवरेज ऑफ योर इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट. अगेन ये वाला आर्टिकल आपका जो एनडीए गवर्नमेंट के 10 ईयर्स के टेन्योर को लेके जो आपका कंसर्न था, जो पॉलिसी का इवैल्यूएशन है कि एनडीए गवर्नमेंट ने कैसा किया, बिजनेस लाइन ये सीरीज़ लेके आ रही है, उसी सीरीज़ का अगेन ये पार्ट है जिसमें दे आर कवरिंग कि 10 ईयर्स में इंडियन रेलवे का परफॉर्मेंस कैसा रहा. सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, स्मॉल ब्रीफ बैकग्राउंड. इंडियन रेलवे वैश्विक स्तर पे वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में है. इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बाय लेंथ कैपेसिटी. एंड इसके साथ साथ इसका जो ह्यूमन रिसोर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में, इट इज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. ठीक है. इसके दो बेसिकली इसके आर्म्स हैं. वन इज रेलवे बोर्ड एंड सेकेंड इज रेलवे मिनिस्ट्री. एंड जो बेसिकली अभी रिसेंट टाइम में रेलवे इज फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस. एक तो हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और में इशू देखा था कि जो फ्रेट का मूवमेंट है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होते आ रहा है. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे आपके सेफ्टी कंसर्न्स हैं. Last year we saw so many accidents happening. Efficiency का इशू है. आपके रेलवे ट्रैक्स पे जितने भी रोलिंग स्टॉक्स हैं, उन रोलिंग स्टॉक्स का जो मूवमेंट है दैट इज नॉट वेरी वेरी एफिशिएंट. प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बहुत ही कंस्ट्रेंड वे में रखा गया है. सो ऑल दिस क्रिएटिंग चैलेंज. और उसी बैकड्रॉप में हम चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि अभी 10 ईयर्स में व्हाट ऑल डिड हैपन. सो लेट्स सी सम डेटा. पैसेंजर ट्रैफिक प्री पैंडेमिक टाइम पे जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक था दैट वाज अराउंड 8,000. million. It was 8,000 million. It came down to 3,000 million. अब देख सकते हो यहाँ पे. देन फाइनली अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. बट अभी भी कोविड-19 के पहले का जो ट्रैफिक था दैट ट्रैफिक वी हैव नॉट येट अचीव्ड. फर्दर जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है, जो हमारा गुड्स का मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रैफिक बहुत ही स्लोली इट इज़ ग्रोइंग जस्ट ओनली 3%. एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने उस दिन भी बताया था, कॉन्सेप्ट आप लोग समझाया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाले में, क्रॉस सब्सिडाइजेशन. दैट उस कॉन्सेप्ट में हमने ये समझाया था कि रेवेन्यू जो हमारा मोस्टली हमारे इंडियन रेलवे का जो रेवेन्यू आता है वो सर आता है फ्रेट से. आप यहाँ भी देख सकते हो कि 1,500 बिलियन इज कमिंग फ्रॉम फ्रेट रेवेन्यू एंड 600 बिलियन इज कमिंग फ्रॉम योर पैसेंजर. सो फ्रेट रेवेन्यू से पैसेंजर वाले सेगमेंट को सर सब्सिडाइज किया जाता है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन. ठीक है. सो ये सब उधर फैक्ट से डेटा से जिसपे 10 साल में हमने देखा कि दिस ऑल हैज हैपेंड. इसके अलावा जो कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं
लेट्स टॉक अबाउट सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट इनका है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। डेफिनेटली इसमें वी हैड मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। हमारे पास अभी भी प्रीमियम क्वालिटी के अपने कोचेस नहीं हुआ करते थे। वंदे भारत इज नथिंग बट सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन कहना गलत होगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। बट हाँ, अगेन कॉस्ट का इशू है, क्योंकि जिस जिस जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसके तुलना में कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आप उसी एग्जिस्टिंग ट्रैक पे चला रहे हो। जो हमारे पास ट्रैक अवेलेबल है उसी ट्रैक पे चला रहे हो। उस ट्रैक पे आप स्पीड बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर नहीं सकते हो। अंदर में कुछ आपने फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं, बट वो फैसिलिटीज़ जो प्राइसेस आपने जितना बढ़ाया उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो रिसेंटली पटना रांची के बीच में भी स्टार्टेड वंदे भारत ट्रेन, एंड अभी भी वो पूरा उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत मेजॉरली खाली ही रहती है। ठीक है। सेकेंड जो बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंप्लीट करा, जिस पर हमने कंप्लीट एक आर्टिकल में कवरेज किया वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ठीक है। थर्ड एक अचीवमेंट रहा रेलवे बजट को उन्होंने मर्ज किया विद जनरल बजट। सो दिस वर सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स of India government in 10 years. Further moving, जो कुछ इनिशिएटिव्स थे लाइक वंदे भारत पर हमने बात तो की ही कि वंदे भारत वाज अ मेजर इनिशिएटिव बाय मोदी गवर्नमेंट। फर्दर फोकस ऑन इंक्रीजिंग ट्रेन स्पीड्स। ठीक है। एंड कैपिटल आउटले, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कैपिटल आउटले था, दैट कैपिटल आउटले को आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में इट रीच ऑलमोस्ट 2,40,000 करोड़। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड 5300 किलोमीटर के न्यू लाइन्स बिछाए गए, 5300 किलोमीटर के न्यू लाइन्स बिछाए गए। सो दिस इज ऑल्सो गुड अचीवमेंट। एंड ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन पे बात चल रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेजी से किया जा रहा है। बट जहाँ पे इशू रहा, कुछ जगह पे कुछ पैसेंजर ट्रेन का जो फेयर है, भाड़ा जो जिसको आम पब्लिक यूज़ किया करते हैं, वहाँ पे फेयर कोविड-19 के पास टाइम पे जो बढ़ा वो कभी लौट के वापस नॉर्मल नहीं हुआ। सो दीज आर द मेजर इनिशिएटिव। फर्दर मूविंग, मोदी गवर्नमेंट के तरफ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ये वो सारे हैं, लेकिन फर्दर लॉट ऑफ चैलेंजेस आर स्टिल परसिस्टिंग। एंड दिस चैलेंजेस आर फर्स्ट हाई ऑपरेटिंग रेशियो। सर ये क्या होता है कि अपन 100 पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग हमारी है, तो 100 पैसों को कमाने के लिए कितना हमें खर्च करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग रेशियो। और रेलवे का सर ऑपरेटिंग रेशियो इज़ वेरी वेरी हाई, 98%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये कमाने के लिए 100 पैसा कमाने के लिए 98 पैसा खर्च करना पड़ता है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। आपका मार्जिन बहुत कम है, तो आपके पास कहीं पैसा बचेगा नहीं कि आप इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे। फर्दर अभी अपन ने जो देखा था कि फ्रेट जो सेगमेंट है, जो गुड्स का मूवमेंट वाला सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। सो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होने के कारण जो फ्रेट में के थ्रू जो रेवेन्यू आता है भाड़े के माल भाड़े में, वो रेवेन्यू इज ऑल्सो कमिंग डाउन, सो रिड्यूसिंग फ्रेट अर्निंग शेयर। तीसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस है, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हमने सारे क्रॉसिंग को अनमैन्ड नहीं किया है। अपने जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स में कोई भी सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ है आज़ादी के बाद से लेके अभी तक में। हम अभी तक बहुत कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं ले पाए हैं। वी हैवंट इवन डबल्ड द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे। ठीक है। ऊपर से जो हमारे रोलिंग स्टॉक्स हैं, दे आर गेटिंग बूढ़े मतलब पुराने होते जा रहे हैं। एंड इसके अलावा अनिल काकोडकर कमेटी का जो LHB का रिकमेंडेशन आया था, लिंक हॉफमैन बुशेस, जब ट्रेन में एक्सीडेंट होता है तो एक बॉगी दूसरे बॉगी के ऊपर क्लाइंब कर चढ़ जाती है, इसके कारण से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो अब जो नई कोचेज आती हैं उसमें एंटी क्लाइंबिंग मेजर्स लगे होते हैं। ये आपस में कॉलिजन होने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। दिस इज कॉल्ड लिंक हॉफमैन बुशेस कोच। ठीक है। अभी भी इंडियन रेलवे इज रिप्लेसिंग ऑल जितने पुराने कोचेज हैं, दैट पुराने कोचेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय
LHB कोचेज, बट अभी भी हम कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं। फर्दर सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न हमारा पहला मुद्दा है। अभी भी रेलवे अपने यूज़र को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, संतुष्टि नहीं दे पा रहा है कि हाँ आपकी जो जर्नी है बहुत ही सेफ होने वाली है। लास्ट ईयर वी हैड 3 मेजर एक्सीडेंट। सो देयर आर चैलेंजेस विच इंडियन रेलवेज आर फेसिंग। सो व्हाट, क्या फर्दर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? सबसे पहले फ्रेट एंड पैसेंजर टैरिफ को हाइक करने की ज़रूरत है, बट ये हाइक एक्सपोनेंशियल हाइक ना हो, ग्रेजुअल हाइक हो। जिस जगह पे 1600 का फेयर आप दे रहे थे वहाँ पे आप 1800 करो, फिर आप 1900 करो। सो इट विल नॉट बी बर्डन, बट एग्जैक्टली फ्रॉम 1600 to 3500 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और एक बात आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आपका फेयर का प्राइस इस लेवल तक ना पहुँचे कि आप एयरप्लेन से compete करने लगो। So people will always think it's the same price if we can go by flight. So why will choose railway? Again टैरिफ में कोई इशू नहीं है। जितने भी गुड्स का मूवमेंट है वो टैरिफ पे करने को तैयार हैं, बिकॉज एनीवे रोडवेज आर मोर कॉस्टलियर देन रेलवेज। बशर्ते आपका टैरिफ जो टाइमली डिलीवरी और सेफ्टी ऑफ गुड्स, इन दो चीज़ को मेंटेन कर लो, देन पीपल विल पे फॉर योर टैरिफ। ठीक है, देन वी आर टॉकिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हमने अभी जस्ट 2 आर्म कंप्लीट किया है, 2 आर्म्स। वी नीड टू कंप्लीट ऑल द आर्म्स ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी भी आपके कई सारे ट्रैक पे यू आर यूजिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, सूट, कार्बन इमिशन। सो इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू बिकम नेट जीरो। उसके लिए भी नीड इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके अलावा एक और जो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेडिकेटेड कमोडिटी कॉरिडोर्स। अभी एक्चुअली इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू ये है सर कि अपने बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एंड दिस थर्मल पावर प्लांट्स को कोल चाहिए होता है। और कई बार हमारे कोल माइनिंग से बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इशू थर्मल पावर प्लांट तक कोल पहुंच नहीं पाता, और दे हैव टू बाई इट फ्रॉम सम नियर बाई रीजन। समटाइम्स उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट इज देयर इन कोस्टल रीजन, उसको हिंटरलैंड से रेलवे से कोल आने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, सो दे विल इम्पोर्ट नियर बाई शिप के थ्रू, मैरीटाइम्स रूट के थ्रू। सो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या हम एक डेडिकेटेड कोल, आयरन और जो हैवी इंडस्ट्री है, क्या हम एक डेडिकेटेड कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने का वी कैन थिंक ऑफ। एंड फाइनली प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवे के पास इतना कैपिटल नहीं है, ना ही हमारे बजट में इतना हमारे पास पैसा है कि हम कैपिटल आउटले पे खर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरह से PPP मोड में BOT रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल दे अडॉप्टेड, उसी तरह हम रेलवे भी उस मॉडल को अडॉप्ट करके वी कैन क्रिएट अ गुड एसेट। सो दिस इज व्हाट फर्दर रिफॉर्म इज नीडेड, एंड विथ फर्दर रिफॉर्म द कंक्लूजन शुड बी लाइक दिस कि इंडियन रेलवे इज पासिंग थ्रू अ फेज जहाँ पे it is becoming modernized. No doubt in the recent time Indian Railway is getting modernized, but at the same time जो core issues हैं, fundamental issues हैं, जैसे आपका हाई ऑपरेशन कॉस्ट है, आपका जो फ्रेट में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, पैसेंजर का सेफ्टी, उसका सेटिस्फैक्शन का इशू है, उन सभी इशू को सॉल्व करते हुए इंडियन रेलवे को एक रिलायबल क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की जाए। इट शुड बी बैकबोन ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन।